चलो बच्चों, तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैट की तीसरी लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, है ना। बहुत दिन हो गए वीडियो आए हुए, चलो कोई नहीं। आई होप आप लोगों ने इससे पहले जितनी तो वीडियो इलेक्ट्रोस्टैट के अच्छे से देखी होगी बच्चों, है ना। और हम लास्ट वीडियो में डील कर रहे थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम डील कर रहे थे बच्चों, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया था? चार्ज इज स्केलर, चार्ज इज एडिटिव, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ये भी देख लिया था बच्चों, कब पॉजिटिव चार्ज होता था, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते थे, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता था तो नेगेटिव चार्ज होता था बच्चों, राइट, है ना। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करता था तो नेगेटिव चार्ज, रिमूव तो पॉजिटिव, गेन कर तो नेगेटिव, रिमूव तो पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, उसके बाद हमने देखा था बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना, Q इक्वल टू एन। उस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे बच्चों, राइट। आज हमें उससे आगे के प्रॉपर्टीज देखनी है बच्चों, ठीक है। उससे आगे के सारी प्रॉपर्टीज आज देख लेते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे बच्चों कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो अगली प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी 4 क्या थी बच्चों? याद है किसी को? नहीं, चार्ज इज इनवेरिएंट। चलो इस वाले प्रॉपर्टी को ले लेते हैं, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज क्या बच्चों? इनवेरिएंट। क्या मतलब है इसका? चलो बच्चों, चार्ज इज इनवेरिएंट, इसका मतलब क्या बच्चों? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी चार्ज इज इंडिपेंडेंट टू स्पीड, मोशन और वेलोसिटी। मतलब क्या बच्चों? आपको पता होगा, अगर कोई मास ले लो, आप कोई पेपर ले लिया या मान लो डस्टर ले लिया, है ना, मैं इसको ऐसे छोड़, इसका अपना मास है, लेकिन वही मैं इसको क्या कर दूं बच्चों, मोशन में कर दूं, है ना, मोशन में कर दूं, तो क्या होगा, इसका मास इंक्रीज हो जाएगा, इस डस्टर का मास इंक्रीज हो जाएगा, राइट है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ बच्चों कि चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज होता है, उस बॉडी का मोशन के दौरान, स्पीड के दौरान, वेलोसिटी के दौरान मास इंक्रीज हो जाता है बच्चों, लेकिन चार्ज में कोई चेंज नहीं आता, चार्ज वही का वही रहता है ना। वही लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी चार्ज इज इंडिपेंडेंट टू स्पीड, मोशन और वेलोसिटी। जबकि बच्चों इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, यहां से क्या कह सकते हैं, यहां से ये कह सकते हैं चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग मोशन, बट जो मास होगा उस बॉडी का, बट मास ऑफ द बॉडी क्या होगा, इंक्रीजेस, चेंजेस ड्यूरिंग मोशन, है ना। मास ऑफ द बॉडी चेंजेस ड्यूरिंग मोशन। अगर हाई स्पीड है तो मास ज़्यादा हो जाएगा, कम स्पीड है तो हाई स्पीड वाले से कम जाएगा, है ना, ड्यूरिंग मोशन। यानी मोशन के दौरान, मोर और लेस मोशन के दौरान, जब भी वो मोशन कर रहा होगा, जब भी मूवमेंट होगा किसी भी बॉडी में, तो चार्ज तो सेम होगा बच्चों, लेकिन मास जो होगा वो वेरी करता है ना। तो मास वेरी करता है लेकिन चार्ज इज इनवेरिएंट। आई बात बच्चों समझ में? क्लियर है? तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं मास वेरीज विथ मोशन, है ना, मास वेरीज विथ मोशन। आई बात समझ में? अच्छा, इसका मतलब बच्चों जो मास है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पे। जो मास है वो दो टाइप के होंगे, जो मास है वो दो टाइप के होंगे। एक तो होगा रेस्ट मास, जो कि हर जगह कांस्टेंट होता है, हर जगह क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट। दूसरा होता है डायनामिक मास, जो कि ये कांस्टेंट नहीं होता बच्चों। अब एक ही बॉडी का दो मास होता है, जब रेस्ट में है तो दिस इज रेस्ट मास, जब मोशन में है तो डायनेमिक मास। अच्छा, पॉज करके एक बार इसको नोट करो, फिर देखते हैं रेस्ट मास, डायनेमिक मास क्या है। पॉज करके नोट कर लो भैया, फिर देखते हैं डायनेमिक मास को। देखो बच्चों, डायनेमिक मास, द मास ऑफ अ बॉडी
इन मोशन, उसको क्या कहते हैं, डायनेमिक मास। इट इज यानी मोशन के दौरान जो मास होगा बॉडी का उसको कहेंगे डायनेमिक मास। इट इज गिवन बाय m इक्वल टू m नॉट बाई रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। अच्छा, इस फॉर्मूले से हम इसको देते हैं। ये क्या बच्चों, ये m क्या है, डायनेमिक मास। आ रही बात समझ में? ये m क्या है बच्चों, डायनेमिक मास है। ये m नॉट क्या है बच्चों, रेस्ट मास है ना। अच्छा, ये c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और ये v क्या है बच्चों, स्पीड ऑफ बॉडी। आई बात बच्चों समझ में? और एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, क्या पूछो, क्या डायनेमिक मास इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेस्ट मास। डायनेमिक मास जो है बच्चों रेस्ट मास से हमेशा ज्यादा होगा। डायनेमिक मास रेस्ट मास से हमेशा ज्यादा होगा। आ रही बात बच्चों समझ में? कौन सा मास ज्यादा होगा हमेशा, डायनेमिक मास, मतलब m इज ग्रेटर देन ऑलवेज। ये कभी भी नहीं बदलता बच्चों। आ रही बात समझ में? क्लियर है? या इसके इक्वल भी हो सकता है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू कह सकते हो। ठीक है, क्या यहाँ पर लिख देता हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक बात है बच्चों, ग्रेटर देन और इक्वल टू रेस्ट मास होगा हमेशा। क्लियर है? फटाफट से पॉज करके नोट करो, फिर आगे और समझते हैं। फटाफट से पॉज करो। देखो बच्चों, मैं कहना क्या चाहता था, मान लो कोई चार्ज, मैं चार्ज एक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ले रहा हूँ, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ले रहा हूँ, इससे डिनोट करूँगा उसको बच्चों, सही बात है। उसको मैं किससे डिनोट करूँगा, ई से। अब इसको मैं बोल देता हूँ ये क्या है, रेस्ट चार्ज। किस पे बच्चों, रेस्ट पे। अच्छा, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब यही चार्ज अब क्या कर रहा है बच्चों, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है बच्चों, यानी ये क्या है बच्चों, मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज। तो भी इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो भी इसकी वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा बच्चों। क्लियर है ना? जबकि कोई अगर मास की बात करता किसी बॉडी की, अगर इसी ये चार्ज जिस पे है उसकी बॉडी की मास की बात करता, तो बच्चों मास मोशन में क्या हो जाता, इंक्रीज हो जाता, राइट। चलो पॉज करके नोट करो। अच्छा, पॉज करके नोट कर ही रहे होगे, पहले सुन लो मेरी बात। मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या चार्ज जब मोशन में आएगा तो कोई भी इफेक्ट शो नहीं होगा क्या? बच्चों ये गलत है। जब चार्ज मोशन में आएगा ना तो उसके अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलेंगे हमें, है ना, उसके अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलेंगे बच्चों। कैसे इफेक्ट देखने को मिलेंगे तो देखते हैं, है ना। पहले पॉज करके इसको नोट करो। देखो चार्ज जब रेस्ट में है या मोशन में तो उसकी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, लेकिन प्रभाव तो डालेगा बच्चों, है ना। कोई ना कोई इफेक्ट तो उसका होगा जब मोशन में आएगा। तो देखते हैं क्या इफेक्ट क्या आता है। फटाफट पॉज करके नोट करो। तो चलो बच्चों देखते हैं, नोट डालेंगे सारे लोग, है ना। जितनी श्रद्धा है उतने के नोट डाल लें सारे, है ना। चार्ज produces different effects. Charge produces, different effects with motion.
क्या क्या बच्चों, देखो पहला लेता हूं मैं चार्ज रेस्ट पे, कोई मोशन नहीं कर रहा। जब चार्ज रेस्ट पे होगा बच्चों तो केवल और केवल हमें मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, छोटी क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये मान लो चार्ज है, चार्ज के आसपास जो भी रीजन होगा, है ना, चार्ज के आसपास जो भी रीजन होगा, फर्स्ट लेक्चर देख लो नहीं याद है तो, जिस रीजन में दूसरा चार्ज इस पर क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस रीजन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यानी इलेक्ट्रॉन का फील्ड, चार्ज का फील्ड। अच्छा, चार्ज इन मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड। बच्चों 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, राइट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कब आता था, जब करंट किसी भी वायर से फ्लो करती थी, चार्ज किसी वायर से फ्लो करता था बच्चों, तो करंट मैग्नेटिक इफेक्ट आता था, राइट। तो अगर चार्ज मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड कैसी बच्चों, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म, तो क्या होगा बच्चों, चार्ज के कारण उसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही रहेगा, प्लस एक और फील्ड जनरेट हो जाएगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। जब तक चार्ज रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता, जैसे चार्ज मोशन में आता है बच्चों तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अच्छा, चार्ज इन मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बच्चों इसी को हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेटेड चार्ज। एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन है उसके पास, एक्सेलरेटेड चार्ज। बच्चों आप लोगों ने केमिस्ट्री में चैप्टर 2 में, है ना, 11th क्लास में पढ़ा होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहां पढ़ा होगा एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैक्सवेल की थ्योरी पढ़ी होगी ना, तो वहां पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बच्चों चार्ज क्या है, चार्ज के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही रहेगा एज इट इज, प्लस मोशन में है चार्ज तो मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा, है ना, मोशन में है चार्ज तो मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा, साथ ही साथ एक वेव रेडिएट होगी, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आई बात बच्चों समझ में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक मिनट, हाँ क्या होगा बच्चों, ये 3 चीज होगी। अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यानी एक्सेलरेटेड चार्ज होगा बच्चों तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी जनरेट होगी बच्चों। तो चार्ज अगर मोशन में होते हैं तो ये इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, जबकि बच्चों उसकी वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है चार्ज की वो चेंज नहीं होती। समझ में आई बात बच्चों, जल्दी से फटाफट पॉज करके नोट करो इसको। चलो बच्चों अगले प्रॉपर्टी देखते हैं, हालांकि ये प्रॉपर्टी पहले देखनी चाहिए थी हमें, कोई नहीं अभी देख लेते हैं, हमें समझ में तो आ जाएगा तुरंत ही। चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। क्या मतलब है बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, चार्ज किस पे होता है, किसी बॉडी पे ही होता है, किसी मैटर पे ही होगा चार्ज। चार्ज क्या है, किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी है, किसी भी मैटर की प्रॉपर्टी है बच्चों, और मैटर है तो उसके पास मास तो होगा ही, है ना, तो जिसके पास मास होगा उसी के पास चार्ज होगा। तो हमने क्या लिखा, चार्ज इज एसोसिएटेड विथ मास। लेकिन जरूरी नहीं है जिसके पास मास हो उसके पास चार्ज भी हो, है ना। जैसे न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, उसके पास मास है लेकिन चार्ज नहीं है ना। आगे बात समझ में बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं बच्चों, चार्ज कांट एग्जिस्ट। चार्ज किसके बिना नहीं रह सकता, है ना, नहीं रह सकता किसके बिना, चार्ज कांट एग्जिस्ट विदाउट मास।
चार्ज कहता है वो मास के बिन नहीं रह सकता, है ना। बट मास को कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। देखिए मास तो चार्ज के बिना रह सकता है, लेकिन चार्ज मास के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि चार्ज क्या है, किसी बॉडी की प्रॉपर्टी है, किसी मैटर की प्रॉपर्टी है बच्चों, राइट। अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं। नंबर 1 फोटोन। फोटोन पे नेट चार्ज क्या होता है? नेट चार्ज होता है 0। तो रेस्ट मास भी क्या होता है बच्चों, या नेट चार्ज मान लीजिए रेस्ट चार्ज या चार्जिंग चार्ज क्या होता है फोटोन पे 0। तो इस पर रेस्ट मास इसका भी क्या होता है बच्चों, इसका रेस्ट मास होता है 0। पता है ना। देखो फोटोन क्या है, पैकेट ऑफ लाइट। इसकी स्पीड कितनी है फोटोन की? फोटोन की स्पीड कितनी होती है, v। अच्छा डायनेमिक मास इक्वल टू रेस्ट मास बाय रूट अंडर 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है बच्चों, अभी अभी हमने पढ़ा था। अच्छा देखो तो फिर m इज इक्वल टू m नॉट बाय, है ना, सॉरी रेस्ट मास तो 0 होता है। डायनेमिक मास इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, इनफाइनाइट। दिखाता हूँ 1 माइनस c स्क्वायर बाई c स्क्वायर, c से c कैंसिल, तो m इज इक्वल टू रूट अंडर सॉरी m नॉट बाई 1 माइनस 1, तो m इज इक्वल टू m नॉट बाई 0। एनीथिंग बाई 0 इन्फिनिटी, है ना। तो फोटोन अगर रेस्ट में है बच्चों, फोटोन अगर, अच्छा नहीं दिख रहा, 1 मिनट बच्चों, बहुत छोटा हो गया, m नॉट बाई 0, तो m इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब दिख रहा है ना, थोड़ा पीछे कर दो और अच्छे से दिखेगा। चलो तो बच्चों इतनी बात समझ में आई सभी को। फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है 0 और डायनेमिक मास होता है इन्फिनिटी। अच्छा देखो मास है 0 तो चार्ज भी है 0, है ना। अच्छा दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो मैंने बोला था न्यूट्रॉन का पे मास कितना होता है बच्चों, रेस्ट मास नियरली इक्वल टू 1.67 into 10 की पावर माइनस 27 kg, इतना ही होता है बच्चों, है ना। जबकि चार्ज क्या होता है इसमें, चार्ज क्या होता है 0। देखो मास है चार्ज नहीं है, मास नहीं है तो चार्ज भी नहीं है। आगे बात समझ में बच्चों, है ना। क्लियर है सभी को? पॉज करके एक बार नोट कर लो थोड़ा सा, ठीक है। पॉज करके फटाफट नोट करो। मतलब क्या है बच्चों, हम कह सकते हैं इफ अ पार्टिकल हैज नो मास देन इट विल हैव नो चार्ज। अगर कोई मास नहीं है तो कोई चार्ज भी नहीं होगा। आगे बात समझ में, नो मास नो चार्ज। लेकिन बट if a particle has no charge but can have mass, अगर चार्ज नहीं है तो क्या हुआ, मास तो हो सकता है उसमें, है ना। ऐसे कुछ वो नहीं है बच्चों, ठीक है। तो फिर से वापस से, क्या किसी बॉडी को जब चार्ज करते हैं तो उसके मास पे कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है ना, किसी भी बॉडी को चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन के बिना, विदाउट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्जिंग इज नॉट पॉसिबल बच्चों। चार्जिंग केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो, या तो इलेक्ट्रॉन निकाले या इलेक्ट्रॉन दे दे इसको। तो भैया
चार्जिंग से, यानी किसी बॉडी को चार्ज करते हो तो उसका मास अफेक्टेड हो जाता है। क्यों? इलेक्ट्रॉन के पास कुछ तो मास है, अरे नेग्लिजिबल ही मास है लेकिन मास तो है ना। यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक चीज़ों से डील कर रहा है तो उसका मास भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो मैं क्या लिखना चाहता हूँ, पहले इसको पॉज करके लिख लो आप लोग, फिर मैं एक नोट लिखवाता हूँ। चलो बच्चों, नोट क्या है, whenever जब कभी भी a body is, एक बॉडी को चार्ज करते हैं, is charged, whenever a body is charged its mass gets affected, या फिर हम कह सकते हैं mass gets changed, है ना। तो उसका मास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा बच्चों। किस तरह से होगा देखते हैं अभी, ठीक है। मास गेट्स चेंज, क्यों भैया ऐसा क्यों होता है? द मास इंक्रीजेज और डिक्रीजेज अकॉर्डिंग to removal or addition of electrons, है ना, removal or addition of number of electrons। भैया देखो, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे डालेंगे तो ही चार्जिंग होगी, यानी अगर इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, यानी मैं कह सकता हूं इफ electron is removed, mass is decreased। आई बात बच्चों समझ में? अगर इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो मास डिक्रीज होगी। दूसरा, इफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड मास इंक्रीज। क्लियर है बच्चों, है ना। चलो देखते हैं किस तरह से मास चेंज हो रहा है ना। इसको थोड़ा ब्रॉड वे में देखते हैं। जल्दी से पॉज करके एक बार नोट कर लो आप लोग, फिर देखते हैं आगे। चलो देखो, कोई बॉडी ए है ना, कोई ए बॉडी, ठीक है। इसमें से मैं इफ एन इलेक्ट्रॉन्स, अगर एन इलेक्ट्रॉन क्या कर दूं मैं, रिमूव कर दूं, तो क्या होगा, इस पे एन पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा बच्चों, एन पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, राइट। अच्छा, तो क्यू इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्लस एन, क्योंकि रिमूवल के लिए क्या लिखते थे, प्लस। अच्छा जी, मास, मास क्या होगा, पहले मान लेता हूं इसका मास था बच्चों एम, ठीक है। अब मास मान लेता हूं इसका है एम, तो अब ये मास कितना हो जाएगा बच्चों, देखो पुराना वाला मास माइनस एन इलेक्ट्रॉन का मास, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, एन इलेक्ट्रॉन निकाले, तो एन इलेक्ट्रॉन, एन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एन इलेक्ट्रॉन का मास माइनस कर देंगे तो ये नया मास आएगा। क्लियर है। अच्छा, सिमिलरली कोई बी बॉडी है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इफ एन इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, अगर एन इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर दें तो क्या होगा, बी पे एन माइनस होगा, एन माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा बच्चों, बोलो सही बात है। अच्छा, सही बात है। तो ये क्यू ए था, ये क्यू बी क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस एन, ठीक है। इसका मास मान लेता हूं मैं एम है, तो एम भी क्या हो जाएगा, फाइनल मास, पुराना वाला मास माइनस नया वाला, सॉरी प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन ऐड किए मैंने, एन इलेक्ट्रॉन ऐड किए, एन इलेक्ट्रॉन ऐड किए, तो एन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन,
आ रही बात बच्चों समझ में? आ रही बात समझ में? तो किसका मास ज़्यादा होगा? अगर सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है और सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है तो किस बॉडी का मास ज़्यादा होगा? तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों? Therefore, mass of negatively charged body increases, जबकि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अरे बात समझ में? जबकि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, फटाफट पॉज करके नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। लेकिन फिर भी बच्चों क्या मैं क्या बताना चाहता हूँ, देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन से बहुत कम होता है ना। इसलिए क्या कर सकते हैं? चेंज ऑफ मास कैन बी इग्नोर्ड, इसलिए चेंज ऑफ मास कैन बी इग्नोर्ड। लेकिन जब मास की बात होगी बच्चों, जब मास कैलकुलेशन होगा तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? लेकिन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम इग्नोर कर लेते हैं। लेकिन जब इसकी बात की जाए तो आपको भी इसकी बात करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी देर में करते हैं बात, पहले पॉज करके नोट करो और चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, है ना। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर और अच्छे से समझते हैं इसको। बच्चों देखते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और नेगेटिव चार्ज को देखते ही बोल देते हैं कि नेगेटिव चार्ज का मास ज़्यादा होगा। अरे देखो क्वेश्चन, विच हैज ग्रेटर मास, H माइनस और O2 प्लस। देखो H माइनस के पास कितने इलेक्ट्रॉन और कितने प्रोटॉन है? H माइनस के पास एक प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। जबकि O2 प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन? प्रोटॉन कितने हैं इसके पास? 8। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 में से 2 तो निकल गए, 6। राइट है? अच्छा, किसका मास ज़्यादा होता है? मास ऑफ प्रोटॉन इज मच ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके पास एक प्रोटॉन है, इसके पास 8 प्रोटॉन है बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है किसका मास ज़्यादा होगा? Therefore, मास ऑफ O2 प्लस इज ग्रेटर। हालांकि देखो इस पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, मतलब प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है बच्चों, है ना। और प्रोटॉन का मास क्या होगा? बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास 8 टाइम्स प्रोटॉन ज़्यादा है इसमें। इलेक्ट्रॉन का मास तो तुच्छ सा होता है। क्लियर है? पॉज करके नोट करो। यही क्वेश्चन आपका ऐसे होता है, एक होता है H माइनस, एक होता है H प्लस। इन दोनों में पूछता किसका मास ज़्यादा है ना। तो H माइनस के पास देखो एक प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास देखो एक प्रोटॉन 0 इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 0 इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन। तो किसके पास देखो प्रोटॉन सेम। अब हमें क्या कंपेयर करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन। तो किसका मास ज़्यादा? तो मास ऑफ H माइनस ज़्यादा देन मास ऑफ H प्लस। आगे बात समझ में? इस केस में, जिस केस में प्रोटॉन की संख्या सेम हो जाए, प्रोटॉन इक्वल हो जाए, उस केस में हम इलेक्ट्रॉन की संख्या देख के मास को कंपेयर करते हैं। आगे बात समझ में? चलो एक और क्वेश्चन लेता हूँ इसी में। मान लो यही इसी को लेता हूँ, चलो H माइनस, H और H प्लस। बताओ ऑर्डर बताओ। देखो H माइनस के पास क्या है? एक प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। H के पास क्या है? एक प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। H प्लस के पास क्या है? एक प्रोटॉन 0 इलेक्ट्रॉन, है ना। आगे बात समझ में बच्चों? अब देखो तीनों में प्रोटॉन की संख्या सेम है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या को कंपेयर करो। अच्छा, जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा हैवी होगा, यानी सबसे ज़्यादा हैवी कौन? H माइनस।
उसके बाद H, और सबसे हल्का कौन होगा? H+। क्लियर है? क्योंकि तीनों में क्या है, एक एक प्रोटॉन है ना। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, जब प्रोटॉन की संख्या सेम नहीं होगी बच्चों, जब प्रोटॉन की संख्या सेम नहीं होगी तो हम इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग कंपेयर नहीं कर सकते। जब तक प्रोटॉन सेम नहीं होते, नंबर ऑफ प्रोटॉन सब में सेम नहीं हो जाते, तब तक हम इसको कैलकुलेट नहीं कर, हम इलेक्ट्रॉन को देख के नहीं कर सकते। अरे बात तो चलो समझ में ना, जब तक प्रोटॉन सेम नहीं हो जाते सब में, तब तक आप इलेक्ट्रॉन ऐड हो कितने हुए, सब्ट्रैक्ट कितने हुए, उसके लिए नहीं देखोगे मास को। जब प्रोटॉन सब में इक्वल है तब इलेक्ट्रॉन पे जाते हैं। वैसे तो जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा, उसका उसका मास भी ज़्यादा, जिसका नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा उसका मास भी ज़्यादा, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन इज मच ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फटाफट पॉज करो, नोट करो, फिर चलते हैं आगे। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, A and B आर टू आइडेंटिकल स्मॉल स्फीयर्स। एक A है और एक B है, दोनों के दोनों आइडेंटिकल है। बोले तो दोनों का रेडियस क्या बच्चों? सेम है ना। अच्छा, इफ 100 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम A to B, A से B में हमने कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए बच्चों? 100 इलेक्ट्रॉन। फाइंड आउट द डिफरेंस इन देयर मासेस। अच्छा, दोनों के मास में हमें डिफरेंस पता करना है। चलो, दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों का इनिशियल मास m ले सकता हूँ बच्चों, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है? आइडेंटिकल, दोनों का इनिशियल मास m ले लिया। तो अब देखो, जब इसमें से 100 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे, निकल जाएंगे, तो m - 100 m ही होगा बच्चों। जब ये 100 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा बच्चों, तो ये क्या होगा? m + 100 m ही होगा। अच्छा, हमसे पूछा क्या? फाइंड आउट द डिफरेंस इन देयर मासेस, यानी Mb और Ma के बीच में डिफरेंस, डेल्टा M पूछा है बच्चों, यानी Mb - Ma पूछा। ठीक है, Mb - Ma पूछा। चलो, Mb कितना है बच्चों? m + 100 m माइनस ये m, माइनस इंटू माइनस प्लस, है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस 100 m। देखो, -m + m कैंसिल आउट, है ना। तो भैया डेल्टा m इक्वल टू कितना हो गया? डेल्टा m इक्वल टू कितना हो गया? 100 m ही 100 m, 200 m। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों? सबको पता है, 9.1 × 10⁻31 kg। फटाफट से इसको मल्टीप्लाई करो और बताओ आंसर क्या होगा। देखो, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, 00, है ना। कितने के बाद पॉइंट है? 1 के पॉइंट है, इंटू 10⁻31 kg। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 18.20 इंटू 10⁻29 kg, या नियरली अबाउट हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 18 × 10⁻29 kg, लुकिंग एट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, आई बात बच्चों समझ में, है ना? क्लियर है सभी को? चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं और चीज़ें समझते हैं। फटाफट पॉज करके नोट करो बच्चों। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किससे प्रोड्यूस होता है? स्टैटिक चार्ज से, मूविंग चार्ज विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, या फिर एक्सेलरेटेड चार्ज से, या सब तीनों से। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज है, वो मोशन करे या ना करे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बच्चों। तो क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है? एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ बच्चों, है ना। चलो, फिल इन द ब्लैंक्स। रेस्ट चार्ज produces only fill in the blanks। रेस्ट चार्ज केवल क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों? रेस्ट चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं करता। ये केवल क्या प्रोड्यूस करता है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। रेस्ट चार्ज प्रोड्यूसेस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। आड़ी बात बच्चों समझ में?
जल्दी से फटाफट पॉज करो, नोट करो, फिर चलते हैं अपने अगले प्रॉपर्टी की ओर। प्रॉपर्टी नंबर 6 की ओर चलेंगे। पॉज करके नोट कर लो। चलो बच्चों, तो फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहता है? ये प्रॉपर्टी हमें क्या कहता है? अकॉर्डिंग, एक काम करता हूं, देखो बच्चों, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है क्या, नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है जिसको एकदम अलग थलग रखा गया है, उस पर चार्ज हमेशा क्या होगा? नेट चार्ज हमेशा कंजर्व होगा। जितना चार्ज उससे निकलेगा उतना चार्ज दूसरा बॉडी गेन करेगा। एक सिस्टम है, मान लो ये दो मार्कर का एक सिस्टम है, ये दो मार्कर का एक सिस्टम है ना। इस दोनों को अलग थलग कर दिया, सारे दुनिया से अलग कर दिया, है ना, सारी दुनिया से इसे अलग कर दिया। तो ये जितना चार्ज लूज करेगा वो इतना गेन करेगा। अच्छा, ये जितना लूज करेगा वो इतना गेन करेगा। नेट चार्ज हमेशा, नेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज का एडिशन करेंगे बच्चों, हमेशा क्या आने वाला है? सेम। और बता दो बच्चों, पूरे यूनिवर्स में जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है बच्चा। पूरे यूनिवर्स की अगर मैं बात करूं तो जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हमारे यूनिवर्स में है उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज भी हमारे यूनिवर्स में है। इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। अभी हम बात कर रहे हैं, चूंकि हम अगर आइसोलेट नहीं करेंगे किसी चीज़ को, अब तो आइसोलेट का मतलब आप अच्छे से जानते हो, आइसोलेशन, है ना। तो आइसोलेट करने का मतलब क्या है बच्चों, कि मैंने अलग थलग कर दिया सबसे, तो उन दोनों के बीच में जो नेट चार्ज होगा वो हमेशा ही क्या होगा? कांस्टेंट। अगर पूरी, नहीं तो पूरे यूनिवर्स की बात कर लो, नहीं तो पूरे यूनिवर्स की बात कर लो, है ना। पूरे यूनिवर्स में जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतना नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। आने बात समझने, तो हमने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। आगे बात बच्चों समझ में, यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मीन्स चार्ज कैन neither be created nor be destroyed but can be transferred from one body to another, है ना। चार्ज को ना हम बना सकते हैं ना मिटा सकते, बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी एक लाइन और कह सकता हूं मैं इसमें बच्चों, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, equal and opposite charges can simultaneously be appeared, या can be appeared, simply लिखो, can be appeared or disappeared simultaneously। एक ही बार में वो appear होंगे पेयर ऑफ चार्ज, एक ही बार में disappear हो जाएंगे simultaneously। आगे बात बच्चों समझ में, तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अपीयर होंगे और इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस डिसअपीयर भी हो जाएंगे, वापस से न्यूट्रल हो गए दोनों बॉडी, है ना। इस तरह से होता है। मतलब क्या है, अगर इन शॉर्ट में कहना चाहूँगा, तो पहले पॉज करके आप लिख लो, फिर मैं इन शॉर्ट कहता हूँ, है ना। कर लिया होगा पॉज सभी ने बच्चों, है ना। शॉर्ट में मैं क्या कहना चाहता हूँ बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में मैं क्या कहना चाहता हूँ बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम नेट
इनिशियल चार्ज इक्वल टू नेट फाइनल चार्ज। नेट इनिशियल चार्ज इक्वल टू नेट फाइनल चार्ज। आ रही बात समझ में? नेट इनिशियल चार्ज इक्वल टू नेट फाइनल चार्ज। क्लियर है? चलो देखते हैं इसको और डिटेल में समझते हैं, है ना। चलो इसको मिटाता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों, मान लो ए कोई न्यूट्रल बॉडी है ना, बी भी मेरा कोई न्यूट्रल बॉडी है, दोनों के दोनों न्यूट्रल बॉडी है। अब क्या हो रहा है, अब मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन, मान लो 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो क्या होगा, ए से बी में इससे इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, तो इस पे 2 प्लस चार्ज आएगा और बी पे क्या आएगा, 2 माइनस चार्ज। आड़ी बात समझ में बच्चों। अच्छा, यहाँ पे नेट चार्ज, यहाँ पे चार्ज कितना था, 0 कूलम, यहाँ पर भी चार्ज था 0 कूलम, तो नेट चार्ज यहाँ कितना था, नेट इनिशियल चार्ज, इनिशियल चार्ज क्या था बच्चों बताओ, 0 + 0 = 0। अच्छा, यहाँ देखते हैं नेट फाइनल चार्ज, ये क्या होगा बच्चों, 2e - 2e = 0। बोलो सही बात है ना। देखो इसको क्या लिखेंगे, इसके चार्ज को लिखेंगे q = +2e, इसके लिखेंगे q = -2e 0, यानी नेट इनिशियल चार्ज इक्वल टू नेट फाइनल चार्ज। दिस इज व्हाट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हमारे बात समझ में, इसलिए हम कह सकते हैं चार्ज इज कंजर्व्ड। पहुंच करके नोट करो। अच्छा बच्चों, एक बात बता दूं आपको मैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या पूरी यूनिवर्स की बात कर दी थी मैंने, तो ये क्या यूनिवर्सल लॉ है, मतलब इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। आई बात समझ में। अब आते हैं आखिरी प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 बच्चों देखो, आप लोगों को पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। लेकिन आज मैं देखूंगा अट्रैक्शन ऑफ चार्जेस किसके किसके बीच में है ना। हमें देखना है अट्रैक्शन किसके किस बीच में। अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन किसके किसके बीच में अट्रैक्शन। चलो देखते हैं। पहला तो आप लोगों को पता ही है, अपोजिटली टू अपोजिटली चार्ज्ड बॉडीज, राइट। टू अपोजिटली चार्ज्ड बॉडीज। सेकंड क्या बच्चों, अच्छा और किसके बीच में ले सकता है। देखो मान लो मैंने अपने हाथ को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, इस हाथ को क्या कर दिया बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज। इस मार्कर को भी मैंने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। रिपल्सन होना चाहिए, लेकिन क्या दिख रहा है आपको, अट्रैक्शन, क्योंकि मास डिफरेंस ज़्यादा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो नीचे आ रहा है बच्चों। ये नीचे क्यों आ रहा है, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से आ रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, टू सिमिलर चार्ज्ड bodies having huge mass difference, है ना, huge mass difference। आगे बात समझ में बच्चों, जिसके मास डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो,
तो क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल पुल लगेगा मुझे, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हो जाएगा, है ना। मास डिफरेंस की वजह से कौन सा अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। तो उस समय में रिपल्सन नहीं हो पाएगा दो सिंगुलर चार्ज के बीच में, अट्रैक्शन ही होगा, राइट है। और किसके किसके बीच में लग सकता है बच्चों अट्रैक्शन फोर्स? बाइंडिंग फोर्स की बात मत नहीं कर रहा हूं, बाइंडिंग फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं। किसी को अगर ये लगता हो कि न्यूक्लियर फोर्स भी आएगा, वो बाइंडिंग फोर्स है बच्चों, मैं अट्रैक्शन फोर्स की बात कर रहा हूं। वन चार्ज बॉडी एंड वन न्यूट्रल बॉडी, है ना। एक चार्ज बॉडी हो, दूसरा न्यूट्रल बॉडी हो। जैसे आप छोटी क्लास में क्या करते थे, छोटे जब बच्चे थे स्केल लेते थे, बालों में रगड़ते थे, फिर छोटे छोटे पेपर के टुकड़े के पास ले जाते थे तो वो अट्रैक्ट होता था। पेपर तो वैसे न्यूट्रल होता था, लेकिन फिर भी आपके पास ले जाने से अट्रैक्ट होता था। मतलब अट्रैक्शन एक चार्ज बॉडी एक न्यूट्रल बॉडी के बीच में भी होता है ना। तो ये तीन है बच्चों अट्रैक्शन, जहाँ पे अट्रैक्शन देखने को मिलता है हमें। फटाफट से पहुँच करें, फिर इसी प्रॉपर्टी में हम देखेंगे रिपल्सन किस किस में प्रेजेंट होता है। तो बच्चों चलो अब देखते हैं रिपल्सन इज प्रेजेंट इन बिटवीन। रिपल्सन किसके किसके बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये भैया केवल दो सिंगुलर चार्ज बॉडी के बीच में ही प्रेजेंट होता है। इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन सिमिलर चार्ज बॉडीज ओनली, सिमिलर चार्जेस ओनली, है ना। या सिमिलर चार्जेस नहीं है, चार्ज्ड बॉडी ओनली, तो चार्ज्ड बॉडीज ओनली। आई बात समझ में क्लियर है, समझ में आ रही है ना बात बच्चों। केवल सिमिलर चार्जेस, है ना, लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन होगा और कहीं रिपल्सन नहीं होता। तो अब क्वेश्चन आता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे बच्चों, पहले ये नोट कर लो पहुँच करके, है ना। कर लिया, कर लो यार, कर लिया। अच्छा नोट लिखवा देता हूँ मैं तुम्हें बच्चों। Repulsion is the best choice. Repulsion is the best choice to identify the charge. Identify the charge. कई बार क्वेश्चन आता है कि हम चार्ज आइडेंटिफाई करना है, कैसे करें। तो बच्चों पहले से आपको पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब आपके पास दो चार्ज गिवन है, आपको पता करना है कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होते हुए भी आप पता नहीं कर सकते। इसको लेके जाओगे, ये जिसके साथ रिपल्सन शो कर रहे वो क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव है तो वो भी पॉजिटिव होगा और दूसरा वाला बाजू वाला नेगेटिव हो सकता है। अगर दोनों से रिपल्सन शो करते हैं मतलब दोनों पॉजिटिव है, एक से रिपल्सन शो करे एक से अट्रैक्शन करे, है ना। जिससे रिपल्सन शो करेगा वो पॉजिटिव, जिससे अट्रैक्शन शो करेगा वो नेगेटिव। रिपल्सन हम यूज करते हैं बच्चों, आगे बात समझ में। अच्छा आप लोग कहोगे, आप लोगों ने तो आज तक ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। फिर ऐसा क्यों? तो बच्चों उसके लिए मैं कह देना चाहता हूँ, जो आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, लाइक चार्जेस, क्या पढ़ी थी, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर while unlike charges attract each other, है ना। unlike charges attract each other। ये जो बच्चों ये प्रॉपर्टी ट्रू है, फॉल्स नहीं है, ये भी सही है, लेकिन इट इज ट्रू ओनली फॉर पार्टिकल्स, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए ट्रू है, बड़े बड़े मैक्रो ऑब्जेक्ट्स के लिए ट्रू नहीं है, है ना। मैक्रो ऑब्जेक्ट्स के लिए तो मैंने आपको चीज़ें बता दी।
आ रही बात समझ में बच्चों? तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही है ना। हमारे सारे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे बच्चों कूलम्ब्स लॉ से। अब आप बोलोगे चार्जिंग नहीं बताया, कंडक्शन, इंडक्शन वो सभी पढ़ेंगे बच्चों, लेकिन वो सब आप तभी जान पाओगे जब आपको कूलम्ब्स लॉ अच्छे से आए, इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से आएगा बच्चों, जब आपको पोटेंशियल की नॉलेज होगी, पोटेंशियल डिफरेंस की नॉलेज होगी, तो ही आप चार्जिंग ऑफ बॉडीज समझ पाओगे, है ना। अगर अभी मैं समझाऊं तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। आगे बात समझ में, इसलिए नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करेंगे हम अगली क्लास से, वो शुरू करेंगे कूलम्ब्स लॉ। इज इट ओके टू यू ऑल? चलो ये नोट कर लो पॉज करके, और यही रखते हैं। अच्छे से पढ़ाई करो और सिलेबस की टेंशन मत लो, है ना। सिलेबस हमारा अक्टूबर नवंबर तक आराम से आहिस्ते आहिस्ते कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जैसे मैं वीडियो बनाता जाता हूँ आप देखते जाओ, सारी चीज़ कवर करते जा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ हर वीडियो में, तो उसकी टेंशन मत लो। सिलेबस का क्या होगा, सिलेबस आपका अक्टूबर नवंबर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो पॉज करके नोट कर लो।